जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल अग्निवीर बेज। तो फ्रेंड्स, इस क्लास का आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो इस क्लास में हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर में क्या मापा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर बात करी है किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये किसकी यूनिट हो सकती है फ्रेंड्स? किलोग्राम हमें पता है क्या होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है, और मीटर क्यूब किसका? वॉल्यूम का SI मात्रक होता है। तो ये वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम किसकी डेफिनेशन हो सकती है फ्रेंड्स? मास यानी कि द्रव्यमान और वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो द्रव्यमान पर आयतन क्या होता है फ्रेंड्स? डेंसिटी। इसे क्या कहा जाता है? डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो ये किसका मात्रक है? किलोग्राम प्रति घन मीटर किस में मापा जाएगा? घनत्व को यानी कि डेंसिटी को। संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यदि किसी पदार्थ के ऊपर बाह्य बल लगाया जाता है या फिर उसे दबाया जा सकता है, तो जितना ज़्यादा उसे दबाया जा सकता है तो उसकी संपीड़ितता उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किसकी हो सकती है? ठोस को हम कम दबा सकते हैं, ठोस ज़्यादा दबता नहीं है तो इसकी संपीड़ितता कम होगी। किसके कंपैरिजन में? द्रव्य के कंपैरिजन में। द्रव्य को ठोस से ज़्यादा दबाया जा सकता है और गैस को द्रव्य से ज़्यादा हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गैस है उसकी संपीड़ितता अधिक होती है, और अगर सबसे कम पूछी जाए तो वो किसकी होगी फ्रेंड्स? ठोस की। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता है, क्यों? क्योंकि बस का आयतन बढ़ जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस का भार बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। बस का संतुलन अस्थिर हो जाएगा, ये भी नहीं है। यात्री गति के जड़त्व में रहते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि यात्री क्या होते हैं? बस अगर स्थिर रहेगी और यात्री खड़ा रहेगा तो बस के साथ वो स्थिर रहेगा, और बस अचानक चल देगी तो यात्री स्थिर अवस्था में नहीं रहे, उसकी गतिशील अवस्था में आने में टाइम लगता है, और इससे वो उसका क्या गिरने का डर रहता है। और इसी तरह से अगर बस चल रही है और यात्री खड़ा और अचानक से रुक जाएगी तो भी वो गिरने का डर रहता है। तो वो बस के साथ क्या होता है? बस की गति के साथ जड़त्व में रहता है। स्थिर है तो स्थिर है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहता है। उसकी स्थिति को परिवर्तन करने में टाइम लगता है, इसलिए उसको धक्का लग सकता है या वो गिर सकता है, इसलिए उसको खड़ा रहने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम किसके बराबर हो सकता है? तो हमें पता है फ्रेंड्स कि जो संवेग होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। और न्यूटन की ये कौन सी गति के नियम के बराबर हो सकता है? प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये किसके बराबर होगा? न्यूटन की गति के दूसरे नियम, क्योंकि न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी क्या है? बल की परिभाषा देखता है, जिसका मतलब होता है m है। जहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण की बात हो रही है, यहाँ पर भी द्रव्यमान और वेग की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे से लगभग रिलेटेड है, इसलिए क्या है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बराबर होता है। जनक नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा E1 है और क्षयजात नाभिकों के लिए E2 है, तो तब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, E2 जो होता है, जो क्षय हुआ, डीके हुआ न्यूक्लिय होता है, उसकी बंधन ऊर्जा हमेशा जो जनक नाभिक होता है उससे ज़्यादा ही होती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन संबंध द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स? आपको सभी को पता होगा कि जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? बंधन ऊर्जा या फिर बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। और यहाँ पर न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कहा जाता है न्यूक्लियन। तो इस तरह से ये बंधन ऊर्जा होती है। और इन्होंने कहा कि जो बंधन ऊर्जा है और द्रव्यमान संख्या है, इनमें क्या रिलेशन होता है? तो फ्रेंड्स, जब इनमें ग्राफ बनाया जाता है, इसका ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसको डिप में नहीं पढ़ना है। इसका ग्राफ पहले तो ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा स्टेबल होकर डाउन चला जाता है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ से अगर हम देखें तो बंधन ऊर्जा जो द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष अगर ग्राफ बना है तो इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है कि पहले तो ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये क्या होती जाती है? फिर घटती है। इसलिए क्या करेक्ट आंसर होगा? इनमें क्या रिलेशन होगा कि पहले तो बढ़ता है और फिर घटता है। किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो भार होता है यानी कि W, वो होता है mg। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है भार। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रेंड्स? गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। तो ये नियम किससे संबंधित हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण नियम से, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। एक विद्युत बल्ब का तंतु 0.5 एम्पियर धारा को 20 मिनट में
के लिए खींचता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो फ्रेंड्स विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। यहाँ पर करंट कितना दे के रखा है फ्रेंड्स, 0.5 एम्पियर उसकी वैल्यू, धारा की वैल्यू दे के रखी है, और आवेश इन्होंने पूछा है, और टाइम कितना दे के रखा है 20 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम आपको सेकंड में लेना है, ऐसा यूनिट, क्योंकि इसके एम्पियर है तो इसका हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने होंगे, उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट। चलिए तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 20 इंटू 60। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, ये रिमूव कर लेते हैं पॉइंट से पॉइंट, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 600। तो चार्ज कितना आया 600, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, गुलामी, आपको याद रखना है। उसका राइट आंसर होगा 600 गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को किसके लिए एक प्रकथन के रूप में भी लिया जा सकता है। इन ओम्स लॉ कैन बी ऑल्सो टेकन एज अ स्टेटमेंट फॉर, मतलब ओम्स लॉ को आप किस संरक्षण नियम के इक्वल भी मान सकते हैं, किसके बराबर मान सकते हैं। तो ओम्स लॉ हम सब पता है फ्रेंड्स, वो भी याद रखना आपको, क्या होता है V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज और ये करंट है, इन दोनों में रिलेशन बताता है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो विद्युत परिपथ है उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। चूँकि परिपथ में कुल स्थितिज ऊर्जा कभी भी चेंज नहीं होती है, वो स्थिर ही रहती है, फिक्स रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो कौन से नियम को फॉलो करता है, कौन से नियम को के समतुल्य हम उसे मान सकते हैं, तो इसको हम ऊर्जा संरक्षण नियम के बराबर मान सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि जो कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो फिक्स रहती है, वो ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है, इसलिए ये किसके समतुल्य माना गया है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल दावर गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक प्रतिबंध है। तो सरल दावर गति जो फ्रेंड्स होती है उसमें उसका जो विस्थापन समीकरण है वो क्या होता है, A sin ओमेगा t। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन के बाद जो dy/dx निकलता है ये क्या होता है, इसको v माना जाता है। और एक बार और इसका अवकलन करेंगे तो इससे हमें क्या, त्वरण मिल जाएगा। तो इस तरह से इस समीकरण का 2 बार अवकलन करने पर हमें जो विस्थापन मिलेगा वो किसके समानुपाती मिलेगा फ्रेंड्स, त्वरण के समानुपाती मिलेगा। तो सरल आवर्त गति में क्या होता है, जो विस्थापन होता है वो त्वरण के समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो क्या हो सकता है, विस्थापन और त्वरण एक दूसरे के समानुपाती हो। वे अचालक जिनका ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कुचालक पदार्थ को परावैद्युतांक कहा जाता है, जिनके अंदर विद्युत धारा पैदा करने या फिर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर उन्हें रखा जाए तो उनमें ध्रुवण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये कौन से वाले अचालक के लिए सही है, परावैद्युत। जब एक चश्मा बनाने वाले ने -5D लेंस के लिए नुस्ख लिया है तो उसका तात्पर्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, 1/f, फोकस दूरी के इन्वर्स के बराबर होती है। और यहाँ पर जो पावर है यानी -5D, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/-5, ठीक है, ये हो जाएगी फोकस दूरी। और फोकस दूरी यहाँ पर कितनी है, माइनस में है, ठीक है। तो फोकस दूरी जब भी फ्रेंड्स माइनस में होती है तो वो किसके लिए होती है, अवतल लेंस के लिए होती है। तो ये हमें तो फिक्स हो गया कि ये किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए। अब कितनी है ये हम और देख लेते हैं। तो 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2। और ये किस में आई है फ्रेंड्स, मीटर में आती है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस तो है लेकिन कितने फोकस दूरी का रहेगा, वो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस रहेगा। एक दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इस पर नियम प्रयुक्त होगा। क्या उसके ऊपर सिर्फ बल लगेगा या सिर्फ बल आघूर्ण लगेगा, या फिर बल और बल आघूर्ण दोनों लगेगा, और ना तो बल लगेगा और ना ही बल आघूर्ण। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे गए दंड चुंबक के अंदर बल भी लगता है, फोर्स भी लगता है, और बल आघूर्ण भी उसे इस तरह से वो फ्लक्चुएशन उसमें होता है, वो घूमती है, तो इसलिए उसके ऊपर बल आघूर्ण भी काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, उसका बल एवं बल आघूर्ण दोनों उसके ऊपर प्रयुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना का सर्वाधिक प्रवाही वाहक है। इफेक्टिव कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर ट्रांसफ़र करने में ईजिली यूज़ होता है। तो केबल
या फिर माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, या फिर प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है फ्रेंड्स वो क्या है, प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग सबसे ज़्यादा कैरियर के रूप में, इंफॉर्मेशन कैरियर के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, खुले विद्युत परिपथ के लिए भार का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स खुला विद्युत परिपथ, अगर यहाँ पर एक वोल्टेज जोड़ दिया जाए, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, और इसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि क्या है, ये खुला सर्किट है। ओपन सर्किट में विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या होता है, V = IR होता है। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू फ्रेंड्स वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर R की वैल्यू जो मिलेगी V/I, I की वैल्यू 0 रखने पर R कितना मिलेगा, V/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जो R है, प्रतिरोध है, या फिर जो भी रुकावट है, या फिर जो भी भार है, भार भी कह सकते हैं हम उसे, वो कितना मिलता है, एक ओपन सर्किट के लिए कितना होता है, ये अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन जो है केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। तो ये कितनी होती है फिर, 10⁻⁻10 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी होती है, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स ये किससे जुड़ी हुई थी, आपको पता होगा कि जो एटम होता है, एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियो एक्टिव की घटना में क्या होता है कि ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, इस तरह के जो कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनमें निकलते रहते हैं रेडियो एक्टिव की घटना में। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो ये घटना किससे जुड़ी हुई हो सकती है, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि न्यूक्लियस के क्षय से, इलेक्ट्रॉन के क्षय से। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्षय तो होगा ही नहीं। न्यूक्लियस के विखंडन से, तो इसमें न्यूक्लियस विखंड नहीं होता है, टूटता नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के क्षय से। इसमें न्यूक्लियस का क्या होता है, क्षय होता है। मतलब इसमें जो अल्फ़ा, बीटा कण, गामा कण में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं, उनका क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है। तो फ्रेंड्स जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो उसे जो सोडा वाटर बनता है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का सुचालक होता है तो शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, या फिर ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स इन सभी में जो बिजली का सुचालक है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोक, इनमें सब में ग्रेफाइट ही विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इसके कारण ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये है आवर्त सारणी, और इसमें वर्गों की संख्या, जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम यानी कि क्षैतिज जो कॉलम होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो आप काउंट करेंगे तो कितने वर्ग होते हैं, इसमें 7 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत संग्रह गृहों में प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेंट इन कूलेंट स्टोरेज। तो फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो किसका होता है, आपको याद रखना है, फ्रीऑन का यूज़ होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स एथिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, तो बेसेमर जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। गलनांक बढ़ने पर सहसंयोजक गुण में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आयन बड़ा होता है उसमें सहसंयोजक गुण उतने ही क्या होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि उसमें आयन बंध, जितना बड़ा आयन होगा उसमें आयनिक बंध जो होगा उतना ही मजबूत होगा, और इसलिए उसका सहसंयोजक गुण उतना ही कम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गलनांक बढ़ने पर सहसंयोजक गुण क्या होता है, उसका घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिक होगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया है कि जितना बड़ा आयन होगा उसका आयनिक बंध उतना ही मजबूत होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा आयन कौन सा दिख रहा है, AlCl3 होगा। इसका आयनिक बंध भी ज़्यादा मजबूत होगा, और ज़्यादा मजबूत होगा तो उसका गलनांक ऑब्वियसली ज़्यादा अधिक होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।